वेलकम टू बीके राज क्लासेस। दोस्तों, हर तरह के ज्ञान संबंधित वीडियो पाने के लिए बीके राज क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें। डू ए लिटिल बट डू गुड। छोटा ही करो लेकिन अच्छा करो। अगर आप बीके राज क्लासेस में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक ज्यामितीय आकृतियों का समझ है। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्लास एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस अध्याय को ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। तो ज्यामितीय आकृति, तो इसमें सबसे पहली बात उठता है कि आखिर हम ज्यामितीय आकृति कहते किसे हैं। चलिए जानते हैं। ज्यामितीय आकृति रेखाखंडों से बनी विभिन्न आकृतियों को ज्यामितीय आकृति कहते हैं। जैसे यह एक पिक्चर है, इसमें देखिए रेखाखंड बोला गया था। रेखाखंड में देखिए एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीन रेखाखंड और चार रेखाखंड। ये आकृति जो बना हुआ है चार रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए यह ज्यामितीय आकृति है। उसी तरह ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक साइड दो तीन भुजा दिया हुआ है, तो ये भी एक ज्यामितीय आकृति हुआ। ये भी एक वृत्त है, वृत्त में भी एक रेखाखंड है जिससे जिससे इसका निर्माण हुआ है। ये भी एक प्रकार का पिक्चर है जिसमें कि ये भी रेखाखंडों से मिलकर के बना हुआ है। तो हम लोग अभी जान चुके हैं ज्यामितीय आकृति क्या होता है। रेखाखंडों से बनी विभिन्न आकृतियों को ज्यामितीय आकृति कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है बहुभुज। आखिर बहुभुज किसे कहते हैं? रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती है। आकृतियों को बनाने में जितने रेखाखंडों का इस्तेमाल होता है, बहुभुज का नामकरण हम उसकी भुजा या उसके शीर्षों पर करते हैं। इसमें कहा गया रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति। रेखाखंडों की सहायता से आकृति जो बनेगा वो सरल और बंद होना चाहिए, तो आकृति बहुभुज कहलाती है। तो वही आकृति बहुभुज कहलाती है। आकृतियों को बनाने में जितने रेखाखंडों का इस्तेमाल होता है, आकृति जितने रेखाखंडों से मिलकर बनता है, या बहुभुज का नामकरण, तो उस बहुभुज का जो नामकरण होगा हम उसकी भुजा या उसके शीर्षों पर करते हैं। तो उसकी भुजा या शीर्षों पर करते हैं। जैसे तीन भुजाओं वाले को त्रिभुज कहते हैं, तीन भुजा वाले को त्रिभुज कहते हैं, पांच भुजे वाले को पंचभुज कहते हैं। उसी तरह आठ भुजा वाले को अष्टभुज और नौ भुजा वाले को नवभुज कहते हैं। और कोण के आधार पर, जिसमें अगर 6 कोण रहता है उसको षटकोण कहते हैं, अष्टकोण कहते हैं आठ कोण वाले को। इसी तरह से अब अगला पॉइंट है विकर्ण। आखिर हम लोग विकर्ण किसे कहते हैं, इसे कैसे समझेंगे? बहुभुज में उसके किसी दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुभुज है जिसका शीर्ष है ए, बी, सी और डी। इन सभी शीर्षों को डॉट डॉट लाइन से मिलाया गया है। इस दो शीर्ष को जिस जिस लाइन के द्वारा मिलाया गया है उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। ये देखिए ए से सी तक गया, ये भी एक विकर्ण है। तो विकर्ण का परिभाषा क्या था? बहुभुज में उसके किसी दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। दो शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड को, तो ये दो, एक बी और डी, एक दो शीर्ष हुआ, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। ठीक उसी तरह इस पिक्चर में भी विकर्ण को मिलाया गया है, शीर्ष को, दो शीर्ष को रेखाखंड के द्वारा, तो वो विकर्ण कहला गया। उसी प्रकार इसमें भी रेखाखंड के द्वारा दो शीर्ष को आपस में मिलाया गया है, इसी तरह इसमें भी। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पिक्चर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कितना मैक्सिमम विकर्ण खींचा जा सकता है, तो गिनती करके बताना होगा इसी तरह से। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर।
उसके बाद है बहुभुज का अभियंतर एवं बहिभाग। अभियंतर का मतलब होता है अंदर का भाग और बहिभाग का मतलब होता है बाहर का भाग। किसी बहुभुज में दो भाग होता है, एक या तो अंदर का भाग होता है या एक बाहर का भाग होता है। चलिए इसको जानते हैं। बहुभुज के अंदर के भाग को अभियंतर भाग एवं बहुभुज के बाहरी भाग को बहिभाग कहा जाता है। जैसे में इसका एक पिक्चर है, उसके पिक्चर के द्वारा समझते हैं। जैसे देखिए, अभियंतर भाग जो है ये अंदर का भाग हुआ। ये रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, आयत। इस आयत का अंदर वाले जितना हिस्सा है उसे अभियंतर भाग कहते हैं और बाहर में जितना हिस्सा बचता है उसे बहिभाग कहते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद बहुभुज के प्रकार। बहुभुज के प्रकार में से अवतल बहुभुज आता है पहले नंबर पे। बहुभुज के प्रकार के अंतर्गत पहला कौन सा आता है? अवतल बहुभुज। इसके बारे में जानते हैं। जब किसी बहुभुज का कोई विकर्ण उस बहुभुज के किसी दो ऐसे शीर्षों को मिलाती है जिससे बहुभुज में एक नया भाग का निर्माण हो जो बहुभुज के बाहर बाहर हो, तो ऐसे बहुभुज अवतल बहुभुज कहलाते हैं। देखिए, इसमें कहा गया कि जब किसी बहुभुज का कोई विकर्ण उस बहुभुज के किसी दो शीर्ष जब कोई दो शीर्ष को ऐसे शीर्षों को मिलाती है जिससे बहुभुज में एक नया भाग का निर्माण हो। तो देखिए, यहाँ पे एक शीर्ष ई है और एक शीर्ष ई सी है। तो ये दोनों शीर्ष को एक रेखा खंड के द्वारा मिलाया गया जो कि इसका विकर्ण कहलाया। लेकिन जब ये दोनों को मिलाया गया तो एक नया भाग का निर्माण किया। ये जो नया भाग का निर्माण किया तो बहुभुज के बाहर बाहर भाग हुआ। वो जो नया भाग निर्माण हुआ वो बहुभुज के बाहर में स्थित है। देखिए, ये बहुभुज आपका ये है, लेकिन इसका ये बाहर में एक नया भाग का निर्माण कर दिया। तो ऐसे आकृति को हम लोग अवतल बहुभुज कहेंगे। तो अवतल बहुभुज कहेंगे। उसके बाद देखिए, दूसरा नंबर उसी में आता है उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे? जिस बहुभुज के विकर्णों को मिलाने से किसी नए भाग का निर्माण नहीं होता है वे उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारा विकर्ण खींचा हुआ है, लेकिन जो भी विकर्ण खींचा गया सारा का सारा बहुभुज के अंदर में, कोई सा भाग बाहर में नहीं है। इसलिए ये जो है उत्तल बहुभुज या उत्तल आकृति कह सकते हैं। उसके बाद समबहुभुज। जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के होते हैं तो वह समबहुभुज कहलाते हैं। जैसे वर्ग, समबाहु त्रिभुज एवं आयत आदि। देखिए, इसमें क्या गया था, सब आपस में सब भुजा बराबर हो और इसमें सभी भुजा आपस में बराबर है और सभी कोण भी आपस में बराबर है, इसलिए यह जो है समबहुभुज कहला गया। उसी तरह समबाहु त्रिभुज में सब भुजा आपस में बराबर होता है और सब कोण भी आपस में बराबर होता है, इसलिए यह समबहुभुज हुआ। और उसी तरह आयत में देखिए, सब कोण आपस में बराबर है और आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है, लेकिन इसमें सब भुजा बराबर नहीं है। फिर भी देखिए, क्योंकि वर्ग भी एक तरह का आयत ही है, इसलिए आयत भी आपका समबहुभुज के अंतर्गत आएगा। बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग। जैसे कोई बहुभुज है, मान लीजिए ये एक बहुभुज है, इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा? तो जैसे ये ट्रायंगल है तो मैक्सिमम स्टूडेंट बता देगा कि इसका 180 डिग्री होता है, लेकिन यही हम अभी इसका पूछ दे कि इसका सभी अंतःकोणों का योग का मान कितना होगा, तो ये संभव नहीं होगा, लगभग बहुत स्टूडेंट नहीं बताएगा। लेकिन इसको हम याद करके कितना रखेंगे? बहुत सारा आकृति होता है, किसका किसका कितना याद रखेंगे? इसे निकालने के लिए एक सूत्र होता है, एक ट्रिक होता है, जिसके द्वारा इसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए, बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग, इसके बारे में क्या है? बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात रहने पर बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको किसी बहुभुज का अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको उस बहुभुज में कितना भुज है उसे ज्ञात करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखे, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात रहने पर बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते
हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, चलिए देखती है। अतः अंतः कोणों का योग बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू n-2 और गुना 90 डिग्री। तो यहाँ पे n जो है, जहाँ n बहुभुज के भुजाओं की संख्या है, अगर इस बहुभुज में कितना भुज था वो भुजा की संख्या को n से दर्शाते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, एक ये ट्रायंगल है, स्क्वायर है, और पंचभुज है, अष्टभुज है, ये सब आकृति लिए हैं। तो इसमें से देखिए यही सूत्र को लगा करके अभी हम सबका अंतः कोणों का योग ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे इसमें सबसे पहले तुमको भुजा पता करना होगा, कितना भुजा है, तो 1 2 और 3, तो n का वैल्यू 3। उसी तरह इसमें देखिए 1 2 3 4, या n का वैल्यू 4। उसी तरह इसमें 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू 5। इसी तरह इसको भी गिनती करेंगे तो n का वैल्यू 8। अब देखिए इसमें अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला लगाए 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90। तो देखिए n का वैल्यू 3 था तो यहाँ पे 3 रखे, 3 रखने के बाद 2 इसमें घट गया, 2 घट गया तो 1 बचा, 1 गुना 2 2 और 2 गुना 90, तो 180 डिग्री हुआ। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक उसी तरह इसमें 4 भुजा था तो n का वैल्यू 4, यहाँ पे जब n के जगह पे 4 रखे तो 4 में 2 गया तो 2 बचा, 2 को 2 से गुना किए तो 4 4 हो गया, और 4 को 90 से गुना किए तो 360। तो वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग कितना होगा, 360। उसी तरह पंचभुज में n हो गया 5 और यहाँ n का वैल्यू 5 रखे तो इसमें 2 घटाने के बाद कितना बचा, 3। और 3 उसके बाद 3 को 2 से गुना किए तो 6 और 6 को 90 से गुना किए तो आपका 450 हो गया। तो मतलब पंचभुज का अंतः कोणों का योग कितना होता है, 450 डिग्री। उसी तरह अष्टभुज का बात करें तो n बराबर 8 हो जाएगा, n का वैल्यू 8 रख कर 2 घटाने पर आपका बच जाएगा 6, और 6 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 को जब 90 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1080 हो जाएगा। मतलब अष्टभुज के 8 अंतः कोणों का योग जो है 1080 डिग्री होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ कहने का मतलब कोई सा अगर आकृति है, बहुभुज है, उसमें अगर आपको बाह्य कोणों का योग पूछा जाए तो सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अब कैसे होता है थोड़ा इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एक स्क्वायर का पिक्चर बनाए हैं, स्क्वायर के अंतः कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है, वो ठीक है। अब कैसे इसके बाहर में भी 360 डिग्री होता है उसको बताइए। मान लीजिए देखिए ये एक एंगल है तो एक रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 का, तो 90 इधर है तो 90 भी इधर होगा, तो इधर का 90, और फिर इसी तरह यहाँ पे भी उसी प्रकार इस एंगल का देखा जाए इधर भी 90 इधर भी 90, फिर इस एंगल का देखा जाए इधर भी 90 इधर भी 90, तो आपका 4 एंगल बाहर में बनता है, चारों अगर 90 को जोड़ दे तो 360 ही पुड़ेगा। तो इस तरह से भी हम बता सकते हैं। और अगर ट्रायंगल का बात करें तो इसमें जो एंगल होगा और ये एंगल जो होगा, ये भी एंगल जो होगा, ये सारों तीनों एंगल को हम जोड़ देंगे तो वो आपको 360 ही पुड़ेगा। चाहे और भी कोई आकृति ले ले और अंदर का जितना कोण बनता है उसको घटाने के बाद बाहर का जो बचेगा उसको अगर सभी एंगल को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका 360 डिग्री ही पुड़ेगा। आप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें, लेकिन अपना वोट जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।